एसपीटी लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लाइव। आज दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भारत रत्न और देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में 5वां मेमोरियल लेक्चर आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य वक्ता रहे देश के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी, जिन्होंने डॉक्टर कलाम को भारत का सच्चा प्रेरणा स्रोत बताया। कार्यक्रम में आईआईसीसी के अध्यक्ष श्री सलमान खुर्शीद की भी मौजूद रहे, जिन्होंने डॉक्टर कलाम को याद करते हुए कहा कि उनकी सोच और विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनी रहेगी। अब सीधे सुनिए नितिन गडकरी ने मंच पर क्या कहा। और आईआईसीसी के अध्यक्ष आदरणीय सलमान खुर्शीद जी, आईआईसीसी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद फरगन जी, चेयरपर्सन मिस्टर शहनाज खान जी, मिस्टर शाहवर खान जी, ट्रस्टी, मेरे ज्येष्ठ मित्र आदरणीय केसी त्यागी जी, और इस कार्यक्रम में जिन्होंने मुझे निमंत्रित किया वो हमारे बहुत अच्छे अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी आदरणीय मोहम्मद सुलेमान जी, और उपस्थित सभी भाई और बहनों। सबसे पहले ये मेरा परम भाग्य है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनके नाम से जो मेमोरियल लेक्चर है उसमें शरीक होने का मौका मुझे मिला है। हमारे देश के इतिहास में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे शख्स थे कि जिनका व्यक्तित्व, कर्तृत्व और चाल चलन, व्यवहार और बिहेवियर हम सब के लिए आदर्श रहा है। विशेष रूप से मुझे भी उनका बहुत अच्छा सानिध्य मिला है। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस समय अक्सर अटल जी मुझे बुलाते थे और मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, और सौभाग्य से आज के विषय का और उस समय की घटनाओं का संबंध भी था। सुधींदु कुलकर्णी करके अटल जी के निजी सचिव थे और उन्होंने मुझे बुलाया था, तब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था। और विशेष रूप से मुझे महाराष्ट्र में पहली बार देश का एक्सप्रेस हाईवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, और समुंदर में जो वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट है और 55 उड्डान पुल मुंबई में मैंने पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बनाने का मौका मिला था। और जब ये काम हुआ उसके कारण अटल जी ने मुझे बुलाया और मुझे उन्होंने कहा कि अटल जी ने मुझे ऐसा कहा कि नितिन, ये शहरों में तुमने बहुत कुछ काम किया है, पर अभी एक काम करो कि इस देश के गांवों को जोड़ने के लिए अच्छे रोड बनने चाहिए, इसकी योजना तुम तैयार करो। उस समय अटल जी के मंत्रिमंडल में सुंदरलाल जी पटवा ग्रामीण विकास मंत्री थे और मैं मुंबई में मलबार हिल पे रहता था, तो अक्सर वो भी मेरे आते थे। वो भी बड़े आग्रही थे और उसके बाद में मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी की स्थापना हुई। उसमें नाबार्ड के चेयरमैन थे, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। मेरी उम्र बहुत कम थी, 33-34 साल की उम्र होंगी उससे, 34-35 साल की। तब मुझे ये काम जब मिला तब मैंने इस कमेटी में काफ़ी कुछ काम करते समय जो डेटा इकट्ठा हुआ उसके बाद में ध्यान में आया कि परिस्थिति बहुत भयंकर है। और मुझे याद आया कि मैंने अपने महाराष्ट्र में जब मैं मंत्री था तो अपने कार्यालय में मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी का एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट अपने पीछे लिखकर रखा था। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और स्वाभाविक रूप से उस वाक्य से मैं जुड़ गया और मैंने अटल जी के सामने जब रिपोर्ट पेश किया तो मैंने यही बात रखी। कोई राजनीतिक टिक्का टिप्पणी मुझे नहीं करनी है, पर हमारे 47 में जब हमारे देश को स्वाधीनता मिली तब गांधी जी ये कहते थे कि हमारे देश की 85 to 90% जनता गांव में बसती है।
और गांव, गरीब, मजदूर और किसान के कल्याण के लिए उन्होंने जो अपना सामाजिक आर्थिक चिंतन रखा था, उस चिंतन में ग्रामोद्योग हो, कृषि उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, इसके सब के पीछे उनका एक भाव था कि किसी प्रकार से भी रूरल इंडिया का विकास हो। और स्वाभाविक रूप से ये जो कल्पना उनके मन में थी, उस बाद में जब हमारे देश में हमारी सरकार आई, तब स्वाभाविक रूप से ये भी आवश्यक था कि देश के विकास के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट, रेलवे, हवाई जहाज, इन सब में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी था। पर उस सब करते समय जो प्राथमिकता और प्रायोरिटी थोड़ी रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल सेक्टर को मिलनी चाहिए थी, जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित जो टेक्नोलॉजी को विकसित करने की आवश्यकता थी, उसमें स्वाभाविक रूप से उतनी प्रायोरिटी खर्चे के हिसाब से नहीं मिल पाई। और इसी के लिए धीरे धीरे ऐसा हुआ कि आज 30% पॉपुलेशन गांवों से शहरों की तरफ आई है। जो माइग्रेशन होता है वो खुशी से नहीं होता है, वो मजबूरी से होता है। और मैं भी स्वाभाविक रूप से किसान हूं, मैं इंजीनियर नहीं हूं। बहुत लोगों के मन में मेरे बारे में ऐसा फैलाया गया है कि मैं इंजीनियर हूं। मैं इंजीनियर नहीं हूं। मेरी इंजीनियर बनने की इच्छा थी, पर 1975 में मैं जब 11th में था तब इमरजेंसी लग गई और जयप्रकाश जी के आंदोलन में मैं जुड़ गया। तो मेरा दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि मुझे उस साल, वैसे मैं फर्स्ट क्लास में पास होता था, पर उस पूरा ध्यान इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन के इसमें जुड़ा रहा, तो मुझे परसेंटेज साइंस ग्रुप में 49.26% मिला। तो मैं इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया, क्योंकि प्रोफेशनल कॉलेज में 50% कम से कम चाहिए परसेंटेज। और इसलिए आज मुझे 13 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट्स मिली है, और 7 वर्ड रिकॉर्ड हुए, पर अभी भी मैं डॉक्टर नहीं लगा था, क्योंकि मुझे वो भी बात मेरे मन में बैठी है कि व्हेन द पर्सन हु इज डिस्क्वालीफाइड फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन, हाउ ही कैन बिकम ए डॉक्टर। तो स्वाभाविक रूप से मैं ये मानता हूं कि आज हमारे देश में और एक युगायोग है कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, नागपुर, विदर्भ, वहां 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, फार्मर सुसाइड्स। और तब से मैंने तय किया कि मैं अपने लाइफ में इसके लिए काम करूंगा। और ये बहुत डिफिकल्ट काम है, और मैं खुद ये काम सब कर रहा हूं वहां। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरी पूरी 80% काम ये मैं गाँव में ही करता हूं, एग्रीकल्चर में करता हूं। और इसलिए स्वाभाविक रूप से आज जो विषय रखा हुआ है, ये विषय इज टचिंग टू माई हार्ट, और ये मेरे लिए भी बड़ा, मेरे मन को छूने वाला विषय है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से जो बात मैं आपको कह रहा था कि अटल जी ने जब हमें ये अध्ययन करने के लिए कहा था, तब उस समय की मैं बात कर रहा हूं, शायद 2003 या 4 का समय होगा। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये बनाने का सौभाग्य मुझे अटल जी ने दिया। और जब ये पूरा रिपोर्ट तैयार हुआ, तब ये कहा गया कि अगर हर गांव को मजबूत रोड से अगर जोड़े जाएंगे, तो इस देश का जीडीपी, उस समय की मैं बात कर रहा हूं, वो 1,10,000 करोड़ रुपए जीडीपी बढ़ेगा। ये नाबार्ड के चेयरमैन मेरे साथ थे, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे, और ये बड़ा आश्चर्यकारक जानकारी उस रिपोर्ट से बाहर आई। और बाद में ये जब रिपोर्ट अटल जी के पास हमने दिया, तो अटल जी ने, मैं और पटवा जी गए, रिपोर्ट दिया, मीटिंगें होती रही। पर उस समय जब बार बार मीटिंग होती थी पर कुछ होता नहीं था, तो शायद सलमान खुर्शीद साहब को पता होगा, एक सक्सेना करके थे IAS ऑफिसर, अभी रिटायर्ड हो गए, काफ़ी सीनियर थे उस समय, नीति आयोग में थे। तो हाँ, तो अटल जी के यहाँ जब मीटिंग होती थी, तो वो अटल जी बोलते थे, इसका क्या हुआ। अटल जी बड़े सरल स्वभाव के थे, तो बात होती थी तो फिर अटक जाता था, क्योंकि वो सक्सेना साहब कहते थे कि सर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर,
वी कैनॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर ऑन स्टेट सब्जेक्ट। तो स्वाभाविक रूप से मीटिंग खत्म हो जाती थी। 2 बार 3 बार होने के बाद अटल जी मुझे फिर बुलाते थे। एक दिन बुलाने के बाद अटल जी ने मुझे पटवा जी के सामने पूछा कि ये क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने थोड़ा मजाक में नम्रतापूर्वक कहा, मैं थोड़ी देश का प्रधानमंत्री हूँ, आप प्रधानमंत्री, आप बताइए क्यों नहीं हो रहा। तो मुझे बोले क्यों नहीं हुआ। मैंने बोला वो सक्सेना जी कहते हैं कि ये स्टेट सब्जेक्ट है और आप पैसा नहीं खर्चा कर सकते। तो मैं थोड़ा बोलने में थोड़ा आउटस्पोकन था, अब मेरा भी संयम टूट गया। मैंने कहा ये सक्सेना जी का सुनते रहोगे तो अगली बार आते नहीं आप यहाँ। बोले मतलब क्या है। मैंने बोला ये कानून फानून सब बनते रहते हैं, मतलब कानून की बात करना ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है और कानून पब्लिक इंटरेस्ट में तोड़ना ये लीडर की जिम्मेदारी है। तो मैं ये कहता हूं कि कानून अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है, गरीब आदमी के हित में है, तो गांधी जी ने भी कहा है कि अगर कोई कानून अगर आपको बेंड करना होगा तो बेंड इट अप टू द लास्ट लिमिट ऑफ द ब्रेकिंग पॉइंट, और अगर आखिर तोड़ना भी होगा तो अगर उसका इंटेंशन अगर गरीब आदमी का भला करना है तो जरूर तोड़िए। तो ये बात मैंने अटल जी को कही। अडवाणी जी भी मीटिंग में थे और बाद में अटल जी ने कहा हमको ये करना है। और बाद में बराबर अब्दुल कलाम साहब ने बराबर 23 दिनों के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये जो फ्लैगशिप योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस योजना का उन्होंने घोषणा की। और आज देश के इतिहास में ये पहली योजना है कि आज देश के 6.5 लाख गांवों में से 4.5 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हुआ। गांव में स्थिति कैसी थी, स्कूल है तो बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग है तो टीचर नहीं, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं, तीनों है तो पढ़ाई नहीं। मैं डेयरी चलाता था, ये सत्य इंसिडेंट बता रहा हूं। मेरे गांव का वेटरनरी डॉक्टर था, मैंने डेयरी के लिए बैंक से कर्जा लिया, डेयरी का बैंड बाजा बच गया। जब गाय भैंस गर्म होती थी तो डॉक्टर गांव में रहता नहीं था, जब डॉक्टर रहता था तो गाय भैंस गर्म नहीं होती थी। आखिर सब बैंक का लोन पड़ गया और डेयरी खत्म हो गई। गांव में बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते। गांव की जो उपज थी किसानों की, यानी कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं मुंबई में काफी दिन रहा। मुंबई शहर में बर्तन मांजने की मिट्टी भी 20-25 रुपए किलो के भाव से प्लास्टिक के इसमें मिलती है और गेहूं चावल के भाव उस समय 12 और 15 रुपए किलो थे। तो स्वाभाविक रूप से रोड बनने के कारण क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है गांवों में। ये पहली बात, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कोई देश विकास नहीं कर सकता। और रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल इंडिया में जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता उस समय विकास ही नहीं हो सकता। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, मैं दिल्ली को कम जानता हूं क्योंकि मैं कभी दिल्ली आना भी नहीं चाहता था, आ गया हूं तो मुझे जाके जानकारी बहुत कम है। ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे जो है ये डीडीए ने बनाना था, तो हमारे एमपी आए और बोले ये आप बनाओ। मैंने बोला मैं कैसे बनाऊं, ये एनएचए नहीं है। फिर मुझे मनोहर लाल जी खक्कर जो हरियाणा के उस समय मुख्यमंत्री ने कहा कि नितिन जी एक 29 किलोमीटर का छोटा सा रोड है, आप बना दो। मैं बोला एनएच नहीं है वो। मैं बोला आप बना दो, बहुत अच्छा डिस्प्यूटेड है ये हरियाणा और दिल्ली के बीच में, आप बना दो। तो मैंने हाँ कह दिया पब्लिकली। बाद में आने के बाद जब मैंने प्रेजेंटेशन लिया तो मुझे लगा 10 करोड़ करे तो 300 करोड़ का हो जाएगा। अब जब मैंने सब देखा तो मैंने भाई ये तो प्रोजेक्ट ऐसा बनाना बराबर नहीं है, यहाँ बहुत ट्रैफिक है, तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के डिजाइनर को लाओ। और मैंने कहा ये बनाओ, तो उसने एक पिलर पे 4-4 आप देखा होगा आपने द्वारका एक्सप्रेस हाईवे, वो टनल बनी। जब डिजाइन बना तो उसकी कॉस्ट है 8,000 करोड़। और आपको मैं ताजुब करता हूँ कि मैं ये जब आया तो अधिकारी मुझे कहने लगे कि सर ये इतना बड़ा खर्चा है। मैंने बोला देखो कम काम करो, जो करना है ठीक से करो। दिल्ली में इतना ट्रैफिक जाम है क्योंकि ये दिल्ली से जब गुड़गांव की तरफ जाते हैं तो राइट हैंड पलट कर वो शादियां होने वाली बहुत सी जगह है, क्या बोलते हो उसका नाम हाँ, तो वो जो अभी 3 मूर्तियाँ शिव मूर्ति वगैरह के तरफ के रोड पर। तो मैं एक शादी में गया था, तो मैं मंत्री था,
3.5 घंटे फंस गया। फिर मैंने बोला किसी की अभी शादी हो, यहां फिर से नहीं आना। तो मुझे मालूम था। तो फिर ये आज रोड बनने के बाद और रोड के आजू बाजू में इतनी बड़ी रियल एस्टेट बनी है कि करीब 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। मैं एक दिन मुंबई जा रहा था तो एक सज्जन आया, यंग लड़का मेरे पास विस्तारा फ्लाइट में बिजनेस क्लास में पीछे बैठा था, आया और मेरे पैर छूने लगा। तो बोला ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले साहब आपने मेरी जिंदगी बदल दी। बोला क्या हुआ? बोले मैं एनसीएलटी में गया था, पर ये हाईवे बनने के कारण मैं एनसीएलटी में गया, आज मैं 50,000 करोड़ का मालिक बना हूं और मेरे फ्लैट्स बने और सब कहानी बताने लगा। पूरा बदल गया। अब वहां से वो UR2 जो है, मैं परसों जब गया वो पूरा देखा मैंने, तो पूरी नई दिल्ली उधर बैठ रही है। यानी एक रोड बनने के बाद कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, इसका आप विचार नहीं कर सकते। वैसे ही एक गांव में रोड बनाने के बाद कितना डेवलपमेंट हो सकती है। और इसलिए सबसे पहली बात जो थी कि रूरल इंडिया में हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाए। मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, हमारे यहाँ कोई पानी की कमी नहीं है। कम से कम मेरी बात पर इसलिए विश्वास रखिए कि वाटर कंजर्वेशन में मुझे 6 डिलीट मिली है। और ये क्योंकि विदर्भ में हमारा यही समस्या है, छोटा सा काम है कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में। मैं एक NGO करके भी काम करता हूं। आपने अजिंठा, आपको मालूम होगा, वर्ल्ड जगह की डेस्टिनेटी है। तो बुल्ढाना से अजिंठा जो है वो रोड पर 17,000 लोग जो भेड़ बकरी का पालन करते थे, धनगर कम्युनिटी कहते हैं हमारे यहाँ, उनका माइग्रेशन होता, पानी नहीं। तो हमने वो रोड बनाते समय वहाँ के पूरे जगह पर जो तालाब थे वो अच्छा उसका ड्रेजिंग किया, मिट्टी निकाली, नदी नालों का खुलीकरण किया और ये पानी को कंजर्वेशन किया। अभी इसमें भी जियोलॉजी है, ये हम लोगों को पता नहीं। तो हम लोग डेक्कन से आए हैं तो हमको लगता पर्वत यानी पत्थर, जब हिमालय में मैं देख रहा हूं वो तो मिट्टी है। और जियोलॉजी, जियोफॉर्मोलॉजी, मिनरोलॉजी और क्रिस्टोग्राफी का कौन अध्ययन करने वाला है? तो जो 10 रॉक होते हैं उसमें टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेट, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड, तो ये 10 प्रकार के, इसमें कौन से रॉक पानी पीता है, इसका अध्ययन करके जब वो जमीन को खुदाई की गई और पानी जमीन के अंदर पीने लगा, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण ऐसा है कि जब सरकारी नौकरी में कोई काम करता है तो हर महीने वो डिपॉजिट करता है और रिटायर्ड होने के बाद जब उसका पैसा होता है वो निकालता है और फिर वो ब्याज में लगाकर फिर उसको महीने में इंटरेस्ट मिलता है। वैसे ही ये पानी का डिपॉजिट है। और आपको ताज्जुब होगा, इतना बदल हो गया। हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी पकोला में, पंजाबरा कृषि, 36 तालाब बना के दिने फुकट में। मैंने NHI के रास्ते को मिट्टी लग रही थी तो मैंने परमिशन तो उनकी मिट्टी निकाली, उधर डाल दी। ऐसे ही 1000 से ज्यादा तालाब बने और पानी आया। मेरे खुद के खेती में 1 घंटा पंप चलता था मार्च अप्रैल में। अभी मेरे यहाँ 3 कुएं हैं और नदी नालों का जब खोलीकरण हुआ और पानी डिपॉजिट होने लगा जमीन में, अब मेरे यहाँ कम से कम 8 घंटे, मैंने 6-7 हाउस पावर के 3 सोलर पंप लगाए, 8-8 घंटे पानी मिलता है, ड्रिप पूरा हुआ है और कोई पानी की कमी नहीं है। इस देश में पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। एक तरफ बाढ़ आ रहा है, हमारे पास पावर ग्रिड है, हमारे पास नेशनल हाईवे का ग्रिड हो गया, हम एक के पीछे एक रोड बना रहे हैं। और अब हमारे पास अगर ये वाटर ग्रिड हो जाता तो आज मुझे आपको बताते हुए एक बहुत अच्छी घटना है कि आंध्र प्रदेश में एक पोलावरम करके डैम, में वाटर रिसोर्स मंत्री था, 60,000 करोड़ का डैम बनाने का उस समय निर्णय मेरे उस समय हुआ और वो निर्णय होने के बाद काफ़ी उसके ऊपर चर्चा भी हुई। तो मुझे चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री थे, वो पीछे पड़े थे, तो मैं किसान था, मैं समझ गया। अब 1300 TMC पानी गोदावरी का हमारा समुद्र में जा रहा है, उसके लिए कोई नहीं चर्चा करता। पर डैम बनाने के लिए, पानी रोकने के लिए इतने कोर्ट के फैसले, इतने झगड़े हैं
कि मैं जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तो 23 झगड़े जो थे वो 1970 से पेंडिंग थे। तो मैंने तय किया कि ये झगड़े निपटाना है। तो मैं एक मुख्यमंत्री को बुलाता था और बैठता था और थोड़ा लिबर्टी ले लेता था, मतलब मैं दरवाजा बंद कर दिया, तो झगड़ा निपटाओ, तब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। तब सब झगड़े 23 में से 17 झगड़े निपटा। ये केन बेतवा की बात थी। और वो पूरे झगड़े, अभी पूरे पानी आके बाढ़ होके पानी, अभी ये उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, ये जो पाकिस्तान के साथ जो चर्चा हो रही, जब भारत और पाकिस्तान की निर्मित हुई तब हमारे 3 नदियां हमको मिली, 3 पाकिस्तान को मिली। हमारे अधिकार के नदियों का पानी पाकिस्तान जा रहा, पाकिस्तान का जो तो जा ही रहा था। अगर वो पानी हम रोकते तो भी हमारे आप राजस्थान में आखिर तक पानी जाता। ये प्रकाश सिंह बादल साहब जिस गांव में रहते, मैं वहां गया था, पूरा इंदिरा कैनाल फुट गया था। 2,500 करोड़ रुपए दिए और उसको कंक्रीटिंग किया, तो आज राजस्थान के 9 जिलों को पानी मिला केवल कंक्रीटिंग करने से। प्रश्न यही है कि देश में पानी की कमी नहीं है, पर पानी के महत्व को दुर्भाग्य से उस समय उतना महत्व ध्यान में नहीं आया। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अगर उस समय पहली प्रायोरिटी अगर इरिगेशन को मिलती और देश में सिंचाई अगर 55 से 60% अगर होती तो कृषि उत्पादन 2.5 गुना बढ़ता, पर कैपिटा इनकम बढ़ता, तो स्वाभाविक रूप से इस देश में जितने प्रमाण पर लोग शहरों की तरफ आए शायद वो स्थिति नहीं रहती। पर दुर्भाग्य से उसके लिए प्रायोरिटी नहीं मिली। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो ऐसी स्थिति होगी कि एक समय बजट कम, 50 धरणों को नारियल फोड़ दिए, 15-15 साल से काम बंद। तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और एक योजना हमने बनाई, तब अभी काफी प्रोजेक्ट पूरे हुए, तो वहां ऐसी स्थिति बदल गई कि सांगली और सोलापुर जिले में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में पूरा टेम्बू और मैसार पानी आ गया, परिस्थिति बदल गई, पर कैपिटा इनकम बढ़ गया। यानी मैं आपको यही कहूंगा कि गांवों के विकास के लिए सबसे केंद्र बिंदु है पानी, इरिगेशन, और इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन। और जब तक गांव को समृद्ध संपन्न बनाना है तो पहले पानी चाहिए, रोड चाहिए, और तीसरा बिजली चाहिए। और बिजली अगर चाहिए तो आजकल सोलर पंप आ गए, और ये सोलर पंप जो है सुबह से लेकर 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक चलता है, तो शायद फिर बिजली की भी जरूरत नहीं। ये अगर हम सब किसानों को दे सके तो गांव की परिस्थिति बिल्कुल बदल सकती है। और ये मुझे लगता है कि वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आया है। जहां तक हमारे विशेष रूप से कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जिस प्रकार से कनेक्टिविटी आई है, अब लगभग गांवों तक पहुंच गई है। और ये चारों बातों के अभाव में हमारे गांवों का विकास नहीं हो सका। और आज मुझे खुशी है कि गांव के विकास के लिए, ये बहुत अच्छी बात है, लोग कहते हैं कि भाई आप गांवों को विकास के लिए प्राथमिकता मिलनी चाहिए, पर किस में मिलनी चाहिए? आप याद करिए कि गेहूं, चावल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कीमत आज से 35-40 साल पहले कितनी थी और आज कितनी है? आज के फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, सबके रेट देखिए, वो कितने थे, आज कितने हैं। और इसलिए मैं किसानों में, जब शरद जोशी साहब का जब आंदोलन था तो उनके साथ भी जुड़ा था। मैं आपको बताता हूं, गेहूं, चावल, मक्के से बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हो सकती। आप छोटी सी बात आपको बताता हूं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, इस मिशन पर मैं 2004 से काम कर रहा हूं। अटल जी की सरकार ने इसमें किया कि किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बने, ऊर्जादाता नहीं, ईंधन दाता बने। अब ईंधन दाता नहीं, किसान हाइड्रोजन दाता बन रहा है, अब किसान बिटुमिन दाता बन रहा है, और किसान हवाई ईंधन दाता बन रहा है। मैं सब बातों के प्रमाण आपको दे दूंगा। अब ये जब होगा तो एक ही सिंपल बात बताता हूं कि हम लोग इथेनॉल बनाते थे, जो पेट्रोल में 20% डालते हैं, तो पहले ये जो बात थी कि शुगर केन जूस, मोलाइसिस से इथेनॉल बनता था, फिर ब्रोकन राइस से, फिर उसके बाद अभी मक्के से बनाना जब शुरू हुआ, तो मक्के की कीमत थी पूरे देश में
एमएसपी थी 1850 रुपये क्विंटल और मार्केट प्राइस थी 1200 रुपये क्विंटल। बहुत विरोध हुआ फूड वर्सेस फ्यूल, क्योंकि गांव का आवाज दिल्ली में पहुंचाना बड़ा कठिन है, कोई भी पार्टी की सरकार है। और स्वाभाविक रूप से फूड का क्या होगा, ये प्रायोरिटी है। अब जब बड़े इससे आखिर वो निर्णय हो गया, आप पता आज का अनुभव ही है कि जो 1200 रुपये क्विंटल मार्केट प्राइस थी वो 2800 रुपये क्विंटल हुई। 2800 रुपये, एमएसपी 1800 रुपये क्विंटल थी और आज 2400 रुपये क्विंटल मक्के का भाव है। बिहार में, यूपी में, पूरे देश में मक्का 3 गुना लग गया है और किसानों के जेब में 45,000 करोड़ रुपए केवल मक्के के कारण किसानों के जेब में गए। 45,000 करोड़। कहीं ना कहीं हमको रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बारे में सोचना होगा। और ये जो इकोनॉमी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो खेती जो है, इसमें पानी जैसा चाहिए वैसे खेती में विशेष रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। अब्दुल कलाम साहब का महत्व यह था कि वो ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान को जानते थे। देखिए, जो विजन अब्दुल कलाम साहब ने कही, आखिर विश्व गुरु अगर भारत को बनना है तो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, साइंस यही बनाएगा। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। यही अब्दुल कलाम साहब कहते थे और लगातार इस बात का जिक्र करते थे कि ये सब टेक्नोलॉजी जो है, इसमें रिसर्च करो, टेक्नोलॉजी को ओपन करो, रिसर्च सबने करना चाहिए। और दूसरी 2 फिलॉसफी, जैसे नॉलेज टू वेल्थ वैसे वेस्ट टू वेल्थ। नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप, यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। आपको ताज्जुब होगा, अभी कुछ दिन पहले हमने मीटिंग की कि ये जो आपके दिल्ली में 4 जगह पर कचरे के माउंटेन है, और जब मैं पीछे पड़ा कि ये माउंटेन को हम कैसे ख़त्म करें, बहुत समस्या आई। ये बोला मेरा काम नहीं, वो बोले मेरा काम नहीं, आखिर उसमें यश मिला। अभी हमने 80 लाख टन कचरा देश में रोड के अंदर डाल दिया। ये UR2 में, और ये गाजीपुर करके कोई कचरे का यहाँ है डैम्प है, उसका हमने 7 मीटर हाइट कम कर दी। और हमने योजना बनाई है कि 5 साल के अंदर कोई म्यूनिसिपल कारपोरेशन में आपको कचरा नहीं दिखेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। यानी कचरे का भी उपयोग है, कचरे को सेग्रीगेट करके मेटल, ग्लास, प्लास्टिक रिसाइकलिंग होता है। कचरा बायोडाइजेस्टर में डालेंगे तो हाइड्रोजन तैयार होगा, मीथेन होगा, मीथेन से हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन से गाड़ियां चलेगी। अब कचरे के लिए आने वाले समय में आपको बता रहा हूं कि आज हमारे यहाँ जो विवाद होते हैं ना, एक समय फ्लैश थी। सलमान खुर्शीद साहब को पता होगा, मैं महाराष्ट्र में मंत्री था और शीला कौल जी उस समय अर्बन स्टेट मिनिस्टर थी, तो मैं उनके पास आता था कि फ्लैश का ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए। बाद में वो शुरू हुआ। आज फ्लैश के लिए झगड़े, हमको रोड के लिए फ्लैश नहीं मिलती क्योंकि उसमें वैल्यू क्रिएट हुई। अब कचरे में वैल्यू क्रिएट होगी तो वैसे ही कचरा खत्म हो जाएगा। आपको ताज्जुब होगा, मैं 8 साल से, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर, और मैं टॉयलेट का पानी बेचता हूं। आप बिलीव करोगे कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में टॉयलेट का पानी म्यूनिसिपल कारपोरेशन बेचकर हमें साल के 300 करोड़ रुपए मिलते हैं। 300 करोड़। और अभी वो पानी हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, कोराडी और खापरखेड़ा के पावर प्लांट को देते हैं। अभी मथुरा में 80 mld जो स्लश थी, उसको हमने कन्वर्ट करके वो इंडियन ऑयल को यूज करने के लिए दी और हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट बनाया। और उसमें से मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज उसके कारण जो प्रोजेक्ट था वो 40% केवल सरकार ने डाले, 60% प्राइवेट इन्वेस्टर ने डाले। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया और 80 mld स्लज 1 पैसा खर्चे किए बिना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और 20 करोड़ इंडियन ऑयल वो पानी लेती है और उनको देती है। तो गांव में भी बायोमास पड़ा हुआ है। आज हमारे यहां परली है। आपको एक ही बात बताता हूं कि हमारे पंजाब और हरियाणा में 220 लाख टन परली है, राइस स्ट्रॉ।
अब पानीपत में प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, हमारा सबका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, 150 टन बायोबिटुमिन पर डे और 78,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन तैयार हो रहा है। यानी उसके बाद हवाई जहाज चलेंगे। और पराली जलाने से दिल्ली में कितना एयर पोल्यूशन हो रहा है उसका अनुभव आप लोग कर रहे हैं। और ये आज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि नागपुर जबलपुर रोड पर ये जो पराली जब जलती है, जिससे जब प्रोसेस होती है तो उसमें लिग्नन करके बाय प्रोडक्ट निकलता है, वो 35% निकलता है। और वो लिग्नंट हमने बिटुमेन में डालकर NHI ने और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन उसको सर्टिफाई किया, 1 किलोमीटर रोड बना है और वो 35% बिटुमेन में डाला। और ध्यान में आया कि रोड जो बना है वो सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफाई किया है, इट इज प्रूव टू बी बेटर देन पेट्रोलियम बिटुमेन। नागपुर जबलपुर रोड पर नागपुर के पास पहला पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। यानी ये पराली जो है, इसको जो जलाते थे लोग, अब उसको 2,500 रुपये टन भाव मिल रहा है, तो पराली जलेगी नहीं। ऐसी बहुत सी बातें जो है, जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम गांव की चित्र बदल सकते हैं। आपको पता होगा कि हमारे देश में 1952 में एक गिर गाय ब्राजील में गई थी और वो गाय वहां 60 लीटर दूध देती है। ब्राजील ने उसमें बहुत अच्छा काम किया और बाद में जब हमारे देश में इसके ऊपर चर्चा शुरू हुई तो हमारे यहाँ कुछ प्रयोग हुआ। वो जो गिर जात की गाय थी ब्राजील में, उसका जो बूल था टोरेंडो, उसका सीमेंस इंडिया में आ गया और यहाँ की 3-4 लीटर के गाय को जब वो सीमेंस दिया तो उसके बाद जो गोरी हुई वो 10 लीटर 12 लीटर की हुई। और अभी जैसे ये बेटी बचाओ अभियान है, वैसे गोरी बचाओ अभियान की जरूरत नहीं है कि अब टेक्नोलॉजी ऐसी आई एम्ब्रियो ट्रांसफर कि अगर हम लोग ये जो सीमेंस है जिसकी माँ का दूध 40-50 लीटर है, वो अगर एम्ब्रियो ट्रांसफर करके उसमें डालते हैं तो 100% गोरी होगी और वो 12 से 15 लीटर की होगी। और हर किसान के पास एक गाय अगर 15 लीटर की होगी तो किसान क्यों आत्महत्या करेगा। और ऐसे देश में 3 सेंटर शुरू हुए। एक सांगली में एक चितड़े डेयरी करके बड़ी प्रसिद्ध है, उनका सेंटर शुरू हुआ। दूसरा जो सेंटर था वो शरद पवार साहब ने बारामती में शुरू किया। और तीसरा जो था वो वेटरनरी यूनिवर्सिटी में नागपुर में शुरू हुआ। और तीनों का भी इनॉग्रेशन करने का भाग्य मुझे मिला। और अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार की ओर से अगर ये एम्ब्रियो ट्रांसफर का काम अगर हो जाएगा और हमारे देश में अगर ये 12-12, 15-15 लीटर वाली हर गाय हो जाएगी तो मुझे लगता है हर देश का किसान क्यों आत्महत्या करेगा। जो अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि टेक्नोलॉजी को आत्मसात करो, इनोवेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च से हम अपने आर्थिक परिस्थिति को बदल सकते हैं, ये बात उन्होंने करके दिखाई। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में हमारे ग्रामीण विकास में टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, अभी आप देखिए AI की बात हो रही है। AI की बात हम लोग जो कर रहे हैं वो ज़्यादातर डिफेंस में करते हैं, मिसाइल में करते हैं। पर अब AI इन एग्रीकल्चर, अब मैं मेरी अपनी बात बता रहा हूँ। हमारे यहाँ पवार साहब, शरद पवार साहब ने उनके बारामती विज्ञान केंद्र में एक प्रयोग शुरू किया, फिर मैं भी वो देख के आया। अभी मेरे घर पर एक खेती पर वेदर स्टेशन है और जमीन में कितना पानी है, मॉइस्चर है, वो मिलता है। मेरे खेती के फोटो अमेरिकन सैटेलाइट देखकर मुझे भेजता है और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट काम कर रही है इसमें। और मुझे बताया जाता है कि मोबाइल फोन पर क्या पानी दो, अब ये उसकी SOP बनी है। मैंने ऑरेंजेस की SOP बनाई, अभी गन्ने की बनी है। अब गन्ने को पानी चाहिए, ये मोबाइल पे अलार्म आता है। अब ये फर्टिलाइजर चाहिए। और 1 एकड़ में जहां आपके यूपी में गन्ने का हमारे यहाँ मेरे यहाँ 88 टन एकड़ में हुआ, 880 क्विंटल। आपके यहाँ पहले तो 15, 20, 150, 200 तक था। अभी AI का उपयोग करके पूना में, बारामती में 180 टन हुआ, यानी 1800 क्विंटल हुआ और एक्सपेंडिचर कॉस्ट कम हुई।
आप देखिए, जब तक एग्रीकल्चर में एक्सपेंडिचर कॉस्ट कम नहीं होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, तब तक किसान समृद्ध संपन्न नहीं बन सकता। आप एक बात सीधा समझिए कि हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 22% है, 22 से 24। हमारे देश में विशेष रूप से हमारे सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 52 से 54% है, और एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में केवल 12% है, और टोटल पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर डिपेंड होती है वो 65% है। अब मुझे बताओ, 65% आबादी में अगर 12% केवल है तो देश के गांव, गरीब मजदूर, किसान की प्रगति और विकास कहां से होगा? तो पहली बात, रूरल डेवलपमेंट में जब तक हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जब तक एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे, एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम नहीं करेंगे, तब तक हम कृषि क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते। जब तक किसानों के खेत को पानी नहीं देंगे और ड्रिप पर वो जब तक जाएगा नहीं, तब तक उत्पादन नहीं बढ़ सकता। जब जानवरों के क्षेत्र में मैंने कोशिश की थी, मैं एक बार कश्मीर गया था, मैं एमएसएमई मेरे पास था, तो मैंने गवर्नर साहब को कहा कि ये जो न्यूजीलैंड के और ऑस्ट्रेलिया की जो ऊल है, ये जो पश्मीना करके शाल बनती है अपने यहाँ, वहाँ अलग अलग प्रकार की है, तो वहाँ का जो ब्रीड है वो लाकर अगर यहाँ के बकरियों को दिया तो कहा यहाँ की ऊल कोई क्वालिटी बन सकती है क्या? अब देखिए, मैं वेलेंशिया गया था, रोम में, अपना स्पेन में, 1 एकड़ में 30 टन संतरा होता है वहाँ, और हमारे नागपुर ऑरेंज है, प्रसिद्ध है देश में, हमारे यहाँ 3 से 4 टन होता है। अभी हमने संतरे की एसओपी की एआई ने एग्रीकल्चर में, और धीरे धीरे कोशिश करें कि हम 15 से 20 टन तक जाएंगे। कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी उपयोग हो रहा है, और आने वाले समय में हमारी एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी संभावना एग्रीकल्चर में है। और इसलिए गांव को समृद्ध संपन्न बनाए बिना, गांव में किसानों के उपज के सही भाव जब तक नहीं मिलेंगे, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी, प्री कूलिंग प्लांट एंड कोल्ड स्टोरेज नहीं आएंगे, जब तक गांव में अच्छे रोजगार नहीं निर्माण होंगे, तब तक गांव आगे नहीं आएंगे, तब तक ये देश भी आगे नहीं जा सकता। आप में से कुछ लोग इस्राएल में गए होंगे, वहाँ खेती में एक बंगला बना हुआ है किसान का, अपने खेत में, अपने बेडरूम में बैठकर वो कंप्यूटर पर कंट्रोल करता है ड्रिप इरिगेशन, खाद कितना देना और क्या देना है। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगता। अभी मैंने एआई इन एग्रीकल्चर किया, मेरा खर्चा 25,000 रुपये केवल एकड़ का है, पर जानकारी नहीं है। और इसलिए आने वाले समय में 4 चीनी मिलें चलाता हूँ, और जहाँ किसानों का उत्पादन जो है इतना कम है, और मैं तो महाराष्ट्र के उस पार्ट में हूँ जहाँ 22 चीनी मिलें खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। वेस्टर्न महाराष्ट्र जो है, कोल्हापुर, सांगली, सातारा, पुणे, मराठवाड़ा, यहाँ अच्छा है। हमारे यहाँ तो मुश्किल ही है पूरी। पर अब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जब किसानों को जब हम देंगे तो नेचुरल, अभी आपको जरूरत नहीं है पोटैश की, हम पोटैश डाल रहे हैं। अब यूरिया, इसलिए अब्दुल कलाम साहब की बात कितनी महत्वपूर्ण आप देखिए। 1 एकड़ गन्ने के लिए हमको 4 बोरे यूरिया लगता था, अब नैनो यूरिया आया, और नैनो यूरिया आया है, और ये यूरिया फेंकने के बजाय वो जो हमारा ये है ड्रोन, अब ड्रोन में ऐसा है कि वो नैनो यूरिया डालकर अगर हम स्प्रेइंग करते हैं तो 75% यूरिया प्लांट को जाता है और 25% वेस्ट होता है। और जब यूरिया हम फेंकते हैं तो उसमें से 75% वेस्ट होता है, 25% प्लांट को जाता है। तो 4 बोरे यूरिया के बजाय 2 बॉटल यूरिया की, नैनो यूरिया की काम हो गया। अब पोटैश का नैनो आ गया, सल्फर आ गया, सब आ गया, और ड्रोन से स्प्रेइंग होना शुरू हुआ। लाखों लोग, मेरे यहाँ भी ड्रोन है, इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर है। अब इलेक्ट्रिक के ट्रैक्टर की कॉस्ट कुछ है नहीं, मैं सोलर पर चार्ज करता हूँ, उसकी कमी एक ही है, वो 1.5 घंटा ही चलता है। तो नेचुरली मैं करता हूँ, सुबह 4 बजे बोलता हूँ, मैंने आसपास की 3-3, 4-4 एकड़ वाले किसानों को साथ में बना के एक फार्मर प्रोड्यूस कंपनी बनाई। अब उनके पास पैसे नहीं है, मतलब मैं आपको जमीन तैयार करके दूंगा, सीड दूंगा, फर्टिलाइजर दूंगा, और वो जमीन में कहता जाओ फुकट में नागरट, कोई पैसा नहीं। क्यों डीजल फूकना है?
अगर सीएनजी का ट्रैक्टर बना तो 1 लाख रुपए की बचत है। अभी बुधवार को कल ही मेरे यहाँ मीटिंग है, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने अभी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को कहा कि ये डीजल पेट्रोल बंद करो, आप पूरा इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी पे जाओ। अब मैं एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को बोल रहा हूँ कि ट्रैक्टर मुझे इलेक्ट्रिक पर चाहिए। अभी ट्रैक्टर वाले सब कंपनियों को मैंने बुलाया कि यूरो 6 से एमिशन नाम तुमको मैं लगाऊंगा। तो उन्होंने कहा साहब ट्रैक्टर की कीमत 1 लाख रुपए बढ़ जाएगी, हमारा कैसा होगा? मतलब एक ही उपाय है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लाओ, सीएनजी का ट्रैक्टर लाओ, आइसोब्यूटेनॉल का ट्रैक्टर लाओ, कोई भी अल्टरनेटिव और बायो एनर्जी का लाओ, मैं आपको ये नहीं लगाऊंगा। उसमें बचत है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। और खेती का खर्चा जब तक किसान के हाथ में पैसा नहीं आएगा, वो घर नहीं बनाएगा। पैसा नहीं आएगा तो कहां से रेस्टोरेंट जाएगा? पैसा नहीं आएगा तो बच्चे को अच्छी पढ़ाई के लिए स्कूल की फीस कहां से देगा? आज हमारे शहर में हम अच्छे स्कूल में हमारे बच्चों को पढ़ाते, किसान कहां पढ़ा सकता है? जब तक उसके हाथ में पैसा नहीं आएगा, परचेसिंग पावर नहीं बढ़ेगी, तब तक गांव समृद्ध संपन्न नहीं होंगे। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि भविष्य में डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का सपना था और वो विज्ञान और तंत्र विज्ञान के पक्षधर थे। उन्होंने मिसाइल में तो संशोधन किया ही, पर उसके साथ साथ आज बड़े प्रमाण पर पूरे, पहले हमारी लड़ाई होती थी, वो जवान ट्रक में बैठ रहे, जा रहे, उतर रहे, रंगाड़े जा रहे, अब काय का कुछ नहीं रहा। अब लड़ाई में कोई सीमा पार करने की जरूरत ही नहीं होती। अब मिसाइल, ड्रोन मिसाइल से डायरेक्ट मिसाइल जा रही है, टेक्नोलॉजी बदल गई है। अब्दुल कलाम साहब जो बात कह रहे हैं, अगर वो हम ठीक से नहीं अगर सुनेंगे तो हम हिंदुस्तान को विश्वगुरु बना सकते हैं, हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन सकते हैं। हमारी व्यवस्था जो है 3rd लार्जेस्ट बननी चाहिए, प्रधानमंत्री जी की आकांक्षा है, हम तो आगे भी जा सकते हैं। और इसलिए डॉक्टर कलाम साहब के जीवन की जो विशेषता थी कि उन्होंने बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति में अपने जीवन में उन्होंने एक साइंटिस्ट के रूप में अपने जीवन को यशस्वी रूप से समाज के सामने रखा। और उन्हीं के कारण न्यूक्लियर साइंटिस्ट के रूप में उन्होंने इस देश को पहली बार जो एटम बॉम्ब की हमने परीक्षा की, उसका श्रेय उनको था। नया हमारा देशी बनावट का हेलीकॉप्टर बनना चाहिए, उनका आग्रह था। आज हमारे पास इस देश में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और रिसर्च में अगर काम करना है तो सबसे बड़े इसके आइकॉन डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब थे। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब जगह पर, आप सब जगह पर अगर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं और वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी अगर लाते हैं तो हमारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। और डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के साथ और एक बात थी, वो बहुत ही सहृदयी ह्यूमन बीइंग थे, बहुत नम्र थे, शालीन थे, सहज थे, सरल थे और संवेदनशील थे। मुझे याद है कि उनके राष्ट्रपति पद के समाप्ति होने के बाद 1-2 बड़े पब्लिक फंक्शन में, एक बार अमरावती आए थे, एक बार नागपुर आए थे, मैं उनके साथ था और मुझे काफ़ी बार उनको मिलने का मौका मिला। उनके मन में यही चिंता रहती थी कि ये देश का कैसे हो, अपना कैसे हो, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं कमाया, जो कुछ सोचा वो देश के लिए सोचा। एक बहुत ही प्रखर देशभक्त, विज्ञान तंत्र विज्ञान के आधार पर एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी और देश के लिए समर्पित भाव, ये उनके जीवन की विशेषता थी। मैं राजनीति में जरूर हूं, पर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मैं जनता को कहता हूं मेरे कौन से मेरे हिसाब से चलेगा, मैं बोलूंगा वैसे ही करूंगा। जात पात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स, इसके आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और मेरी बात पट्टी तो वोट देना, नहीं तो मत देना, कोई जरूरी नहीं। और कोई खाऊंगा पिलाऊंगा भी नहीं तुमको, ये बोलने का धाड़स है। मैं 3 बार अभी MP बना, 4थे बार भी बनूंगा और लोगों को नहीं कहने की ताकत भी रखता हूं। कोई फर्क नहीं, लोग अच्छे हैं, लोग अच्छा चाहते हैं, कोई दबने की जरूरत नहीं है। अगर आप ठीक से कहोगे तो यही बात अब्दुल कलाम साहब की थी। और इसीलिए मैं मानता हूं कि इस देश में पैसे की कमी नहीं है। अब मैं तो रोड का मंत्री हूं, मेरे पास इतने पैसे हैं कि आप बोलो उतने रोड बनाता हूं मैं। 15 लाख रुपए तो पेंडिंग पड़े हैं मेरे पास। अच्छा, ऐसा भी नहीं मैं झूठी बातें करता हूं।
कोई पत्रकार मुझे पूछ नहीं सकता। मैं 11 साल से मंत्री, जो डिक्लेयर करता हूं होता ही है वो। पहले लोग पूछते थे कहां से पैसे आओगे, कहां से होगा, अब कोई नहीं पूछता। मैं मानता हूं इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में अब टेक्नोलॉजी भी विकसित हो रही, उसकी भी कमी नहीं है। इस देश में अगर कमी है तो ईमानदारी से देश के लिए काम करने वाले नेताओं की कमी है। और यही हमारा आइकॉनिक लीडरशिप जो थी डॉक्टर कलाम साहब की, वो यही थी। हमारे यहाँ मराठी में, हम स्कूल में पढ़ते थे, एक बहुत अच्छा हमको पढ़ा गया वो मराठी में, इसलिए मैं आपको मराठी बताता हूँ, आप में से बहुत कम लोग समझते होंगे। थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे हाच सापडे बोध करा। ये जो थोर महात्मे जो हो गए हैं, उनका चरित्र का अध्ययन करना चाहिए, और उस चरित्र के अध्ययन करने के बाद हमने उनके जैसा बनने की कोशिश करना। जन्म होता है, उसका मृत्यु अटल है, इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से लोकमान्य तिलक जी ऐसा कहते थे कि वो व्यक्ति कितने साल जिया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो कैसे जिया है ये महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के जीवन में उनका सादगीपूर्ण, नम्रतापूर्ण, देश समर्पित जीवन, ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान के प्रति उनका समर्पित भाव, और जो उन्होंने विचार व्यक्त किया, मैं आपको 100 कौन सा देश पावरफुल है, नंबर 1 पर कौन है, इसका एक ही आधार है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसमें जो आगे जाएगा वो विश्व में राज करेगा। आज भी वही लोग आगे हैं कि जो इसमें आगे है, और इसलिए डॉक्टर कलाम साहब से प्रेरणा लेकर हमारे देश में एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सब सेक्टर में बहुत है। अभी मैं रोपवे केबल कार बना रहा हूं, तो मुझे कम से कम 360 बना रहा हूं, टेक्नोलॉजी नहीं हमारे पास। मैं हवा में चलने वाली बस बना रहा हूं, और नागपुर में मैं एक बस शुरू कर रहा हूं जो फ्लैश चार्जिंग पे चलती है, एयर कंडीशन बस, और उसमें 135 लोग बैठेंगे, और एयर होस्टेस जैसी बस होस्टेस होगी, एग्जीक्यूटिव चेयर की सीट होगी, और टिकट रेट डीजल बस के तुलना में 30% कम होगा। दिस इज टेक्नोलॉजी। और एक बस स्टॉप पर वो खड़ी रहेगी और फ्लैश चार्जिंग से 40-40 किलोमीटर के लिए चार्ज होगी 20 सेकंड में। अब टाटा को मैंने टेक्नोलॉजी दी, और टाटा को लेके गया, मैं गया था प्राग, चेकोस्लोवाकिया। मैंने कहा ये चाहिए इंडिया में। उन्होंने जॉइंट वेंचर किया, धारवाड़ में फैक्ट्री डाली, हिटैची और सीमेंस को लाया, उनकी टेक्नोलॉजी लाई। अगर एक चीज अगर होगी तो हिंदुस्तान के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्रांति हो जाएगी, कोई जाएगा ही नहीं। अब दिल्ली से देहरादून मैंने रोड बनाया 2 घंटे में, तो हवाई जहाज कौन जाने वाला है? दिल्ली से जयपुर 2.5 घंटे में, तो कौन जाएगा? दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, मैसूर से बेंगलोर 3-3.5 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में हुआ। अब ऐसे 50-60 रोड बना रहे हैं। तो मुझे बताइए, और वो रोड पर ये बस चलेगी तो आप गाड़ी लेके जाओगे ही नहीं, वो आप अपना लैपटॉप लेके एग्जीक्यूटिव चेयर में बैठकर एसी में चाय पानी करते हुए, और डीजल बस की तुलना में 30% रेट में अगर जाओगे तो आप क्यों आपकी गाड़ी निकालोगे? ट्रांसपोर्ट सेक्टर में टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, एग्रीकल्चर में आनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में आनी चाहिए, डिजिटल इंडिया, ये कितने ऐप डेवलप हुए हैं। विज्ञान को, ज्ञान विज्ञान को कोई मर्यादा नहीं। सवाल यही है कि जो हमें बताया जाता वो हमारे समझ में थोड़ा देरी से आता है। अगर डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब कहते थे, उस स्पीड से अगर हम उसको उस समय स्वीकार कर चुके होते तो आज और कहीं होते हैं। बहुत देरी हुई है। हमारे पास कोई कमी नहीं है। वर्ल्ड में 10 अच्छे डॉक्टर में से, अमेरिका के 10 अच्छे डॉक्टर में से 6 भारतीय हैं। यूके में हमारे इंडियन डॉक्टर्स हैं। पूरे वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमारे देश के। जापान के प्रधानमंत्री जी ने एक बार मैं मिला था, मुझे पूछा कि आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के सर में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या? मुझे लगता है कि ये देश में सब कुछ है, पर विजन ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत बार कहता हूं, यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन।
एप्रोप्रिएट विजन फॉर डेवलपमेंट, ये देश की आवश्यकता है और ये विजन की प्रेरणा स्रोत डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब है। ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान के आधार पर इस देश को विश्व में एक पहले नंबर का देश बनाने का सपना उनका था। डिफेंस में उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजी लाई, हिम्मत के साथ उन्होंने उसके प्रयोग करके दिखाया। और जब भी विद्यार्थियों में जाते थे तो उनके सवाल पूछते थे, वो विज्ञान के सवाल रहते थे। हर बार वो सवाल पूछते थे पब्लिक मीटिंग में और बच्चों को जवाब पूछते थे, क्योंकि विज्ञान के प्रति उनकी आस्था थी और उनकी विजन थी कि ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान इस देश को विश्व गुरु बनाएगा। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने जीवन में जिनको आइकॉनिक नेता मानता हूँ, ऐसे एक बहुत ही मार्गदर्शक, एक प्रकार के हम सब के लिए दिशादर्शक जो है, ऐसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से ये मेमोरियल लेक्चर था। और विषय से रूरल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू रोड डेवलपमेंट ये विषय था। और मैं तो एग्रीकल्चर में ही ज़्यादा काम करता हूँ और टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर रूरल ट्राइबल इंडिया में कैसी जाएगी, और ये कठिन है पर असंभव नहीं है। मैं ये रोज काम करता हूँ, मैं कोई रोड गेट ब्रिज टनल बहुत कम बनाता हूँ, मेरा नाम उसके ऊपर ठप्पा लग गया। मैं ज़्यादातर एग्रीकल्चर में काम करता हूँ और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में अगर ये गाँवों में अगर हम विज्ञान पहुँचा सकेंगे, ये एआई ने एग्रीकल्चर आएगा, रोड तो बन गए, वाटर ड्रिप इरिगेशन आएगा, पानी आएगा, नए नए सीड में डेवलपमेंट हो रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर कॉस्ट कम हो रही है, तो गांव भी समृद्ध संपन्न बनेंगे। मैं उनमें से एक हूँ कि मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि भविष्य में आने वाले 10-15 साल के बाद ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर में आए हुए लोग फिर से अपने गांव की तरफ लौटेंगे, ये मेरा विश्वास है। और किसान करोड़पति बनेगा। धीरे धीरे परिस्थिति बदलती जाएगी क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण संभव है ये। और यही बात जिसका महत्व आज देश को समझाने की आवश्यकता है। भारत रत्न मिसाइल मैन हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के जीवन की यही विजन थी। उसी को लेकर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करें। मैं बहुत बार कहता हूं कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के साथ विज्ञान का उपयोग करके हम सब लोगों को प्रेरणा मिले कि हम लोग, एक बस है वो देख लेना जो टेक्नोलॉजी का आई है, तो हम सब लोग इसका उपयोग करके हमारी गरीबी को दूर करेंगे, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करेंगे और हिंदुस्तान को सुखी समृद्ध संपन्न बनाएंगे और डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का सपना पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अनाय से वो वीडियो भी देख लीजिए, बस का पहला पायलट प्रोजेक्ट है, बाद में हम देश के सब कोने काने में शुरू करेंगे। गडकरी ने साफ शब्दों में कहा, अगर युवा पीढ़ी बने बड़े सपने देखेगी और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करेगी तो भारत निश्चित ही विश्व गुरु बनेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी छात्र और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे और सभी ने मिलकर डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि दी। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम की सादगी और ईमानदारी आज भी हमें यह सिखाती है कि राष्ट्र निर्माण सबसे बड़ी सेवा है। एसपीटी लाइव की टीम की ओर से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भावभीनी श्रद्धांजलि। आपकी आवाज हमारा वादा, सिस्टम को जगाना एसपीटी लाइव का इरादा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। SPT Live